नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही खास विषय लेकर हाजिर हुए हैं जिस पर आपको हम जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे आज के जो विषय रहेंगे कार्यक्रम में। आज आपको हम जानकारी देंगे रबी फसलों का पाले से आप बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे नुकसान से बचा जाए, और साथ ही आम, अनानास और ड्रैगन फ्रूट की खेती आप कैसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके जरिए भी आपको जो मुनाफा है मिल सकता है। और हमारे जो दोनों विषय हैं इनसे संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। आपका उनसे परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस एल मीणा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर मीणा। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुंदन किशोर जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान के केंद्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर ओडिशा से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कुंदन। तो देखिए हमने आपको परिचय कराया हमारे जो विशेषज्ञ हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा हमने आपको पहले बात की कि अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं अब जो शीतलहर की खबरें हैं वो भी सामने आएंगी, जिसके बाद शुरू होता है पाले का दौर भी। और इसमें हमारी जो फसलें हैं कैसे उनको हम बचा सकते हैं, किस तरीके का बचाव करना होगा, ये जानना बेहद ज़रूरी। और यहाँ सबसे पहले डॉक्टर मीणा जानना चाहेंगे आपसे, जब भी हम पाले से बचाव की बात करते हैं, क्योंकि किसान को लगता है कि हमें हमारे सामने बेहतर स्थिति होती है, हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसका एक जो वैज्ञानिक रूप है वो कितना फायदा दिला सकता है एक किसान को, या कैसे पाले से जो नुकसान होता है उसको हम बचा सकते हैं? बिल्कुल मुकुल जी, बहुत अच्छी बात है। देखो किसान भाइयों को बहुत अभ्यास होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसान भाई उनमें जो अपनी पैदावार है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उसके कई कारण होते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि अभी रबी मौसम चल रहा है और अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, विशेष करके उत्तर भारत में जी। और किसान भाइयों के यहाँ पे तरह तरह की फसलें लहला रही है खेतों में। और अभी नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी शीतलहर भी अभी शुरू होने वाली है जी। और दिसंबर का महीना बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, जनवरी का महीना जो भी बहुत क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में और भी ये पारा गिरेगा। तो उस समय काफ़ी फसलें ऐसी होंगी जो कि ज़्यादा पारा गिरेगा तो उनको नुकसान हो सकता है जी। तो उसमें विशेष करके जो पाले का जो प्रकोप होता है वो बहुत बुरी तरह से हमारी फसलों की पैदावार पर असर डालता है जी। तो अभी उत्तर भारत में मैं बात करूँ कि जैसे हमारे विशेष करके जो चना है, मसूर है, मटर है, सरसों है और आलू है, ये कई तरह की ऐसी फसलें होती है, इन पर पाले का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर पारा आपका डाउन चला गया है तो इन फसलों के जो पौधे होते हैं उनकी मरने की संभावना होती है। और जब अल्टीमेटली पैदावार हमारी कम होगी तो हम किसान भाइयों को काफी नुकसान होगा। बिल्कुल। और इसी नुकसान से देखिए कैसे हमारे जो किसान हैं वो बच सकते हैं। दलहनी फसलों की बात करें, तिलहन की बात की जाए या सब्जी फसलों की बात की जाए, लेकिन जब हम कहते हैं कि पाला पड़ने की अभी जो समय है वो दिखता नजर आ रहा है, क्या परिस्थितियां होती हैं और कैसे उससे हम बचाव कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। खेतों में लगी रबी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पाले से होता है। पाला, जिसे हम शीतलहर भी कहते हैं, सर्दियों के मौसम में दिसंबर से जनवरी के बीच में सबसे अधिक प्रभावी होता है। रात का तापमान जब 0 डिग्री या उससे नीचे चला जाता है तो पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि अगर शीतलहर हवा के रूप में चलती रहे तो फसल को उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन हवा चलना बंद हो जाए तो पाले की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तापमान में गिरावट से पौधों की कोशिकाओं में मौजूद तरल पदार्थ जमने लगता है और उसका घनत्व अधिक हो जाता है। फलस्वरूप कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिससे पौधों की पत्तियां और फूल झुलसे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अधपके फल सिकुड़ जाते हैं, फलियों और बालियों में दाने नहीं बनते, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। हालांकि पाला पड़ना एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन कुछ उपाय अपनाकर नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढक दें, जिससे प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाता है। लेकिन पौधों का दक्षिणी व पूर्वी भाग खुला रखें, ताकि पौधों को सुबह व दोपहर में धूप मिलती रहे। वहीं खेतों में लगी फसल में हल्की सिंचाई करके जमीन का तापमान 0.5 से 2 डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही घास की पुआल का उपयोग करने से भी फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। पाला पड़ने की क्रिया खासकर रात में होती है,
पाले की आशंका को भांपकर उचित कदम उठाने चाहिए। किसान इस मौसम की निगरानी रखें। जिस दिन विशेष ठंड हो, शाम को हवा चलना लगभग रुक जाए, रात में आकाश साफ हो और आर्द्रता कम हो तो उस रात पाला पड़ने की सबसे अधिक संभावना होती है। ऐसी स्थिति में किसान कृषि विशेषज्ञ द्वारा सुझाए उपाय अपनाकर अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके की परिस्थितियां रहती हैं जब पाला पड़ता है तो, और लेकिन जो हमारी रबी फसलें हैं किस तरीके से प्रभावित होती हैं, इस बारे में और जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुंदन किशोर जी का। डॉक्टर कुंदन, जानना चाहेंगे आपसे, हमारे जो किसान बागवानी की खेती करते हैं और उसमें ना सिर्फ आम या अनानास की हम बात करें बल्कि अब तो जो ड्रैगन फ्रूट है इसकी खेती भी काफ़ी प्रचलित हो रही है, किसानों को काफ़ी मुनाफा होता है। किस तरीके से किसान इनकी खेती करके लाभ कमा सकते हैं? जो ड्रैगन फ्रूट की खेती अभी हमारे जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पर काफी तेजी से बढ़ रहा है जी। मुख्य रूप से जब हम देखते हैं इस ड्रैगन फ्रूट को तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड का असर होता हो उस जगह को हम थोड़ा सा कोशिश करें कि वहाँ ड्रैगन फ्रूट नहीं करने का, या अगर हम ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। और ड्रैगन फ्रूट के खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हम एक अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम की व्यवस्था करें। उसमें ट्रेनिंग सिस्टम का ही जो खर्च है वो लगभग रखें कि 70% जो उसका कॉस्ट है वो ट्रेनिंग सिस्टम का ही कॉस्ट है जी। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। फिर आप मल्चिंग की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और 1 एकड़ में हम इसमें पूल की व्यवस्था रखते हैं। ट्रेनिंग सिस्टम को सिंगल हेड पोस्ट सिस्टम पोल की व्यवस्था होती है जी। तो इसमें आप एकड़ में हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 500 पोल 1 एकड़ में हम रख सकते हैं। और एक पोल में 4 पौधे, अच्छे पौधे जो कि कटिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं उसको लगाया जाता है। दूसरी बात क्या है कि आजकल 2 तरह के ड्रैगन फ्रूट आते हैं बाजार में, एक जिसके अंदर उसका पल्प होता है, गुदा होता है, और दूसरा जो लाल पत्ते का होता है। लाल पत्ते का ड्रैगन फ्रूट है इसका बाजार है। चलिए, बिल्कुल इसकी ये भी विशेषताएं हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ ड्रैगन फ्रूट बल्कि आम या अनानास की भी अगर बात की जाए तो वहां पर और किन बातों का ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा, कैसे यहां भी मुनाफे की खेती जो है वो किसान कर पाएंगे, इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। आम की बागवानी हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। भरपूर पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। आम की गुठलियों को जून जुलाई में बो दिया जाता है। इसके अलावा प्रवर्धन विधियों से भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पौधों की रोपाई बारिश में जुलाई अगस्त के समय सही मानी जाती है। इस समय वातावरण में मौजूद नमी नई पौध को जमने में सहायता करती है। यदि पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो तो ऐसे में फरवरी मार्च के महीने में भी आम का रोपण किया जा सकता है। रोपाई करते समय क्षेत्र विशेष की जलवायु के हिसाब से पौध की दूरी रखें। साथ ही जुलाई अगस्त माह में 250 ग्राम एजोस्पाइरिलम को 40 किलो गोबर की खाद के साथ मिलाकर देने से पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। अनानास की बात करें तो इसकी खेती के लिए दिन और रात के तापमान में कम से कम 4 डिग्री का अंतर होना चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से 6 हो बेहतर होती है। इसके बीज का रोपण दोहरी कतार में किया जाता है, जिसमें पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर व कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। साथ ही 22 सेंटीमीटर गहरा व 30 सेंटीमीटर व्यास का गड्ढा किया जाता है। इस फसल में टपक सिंचाई सबसे अच्छा विकल्प होता है। पौध रोपण के करीब 12 से 15 माह बाद अनानास में फूल आने शुरू हो जाते हैं और 15 से 18 माह बाद फल पकने लगते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात करें तो कम उपजाऊ मिट्टी व अपर्याप्त पानी में भी इसकी खेती की जा सकती है। सबसे पहले गड्ढे खोदकर विशेष प्रकार से बने कंक्रीट के खंभे गाड़े जाते हैं। 2 खंभों के बीच की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के पास 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। अप्रैल जुलाई के माह में रोपाई कर पानी दे दिया जाता है। रोपाई के 16 माह बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं। इन्हीं उभारों से कलियां, फूल फिर फल बनते हैं।
1 एकड़ से करीब 3600 किलो फल की पैदावार ली जा सकती है। तो जाना आपने कैसे हमारे जो किसान हैं ना सिर्फ आम की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, अनानास और साथ ही ड्रैगन फ्रूट भी। और अभी जिन किसानों ने इनकी रोपाई भी की है वहाँ पे ज़रूरी कि आप किस तरह की देखभाल इनकी करते हैं। और जब देखभाल की हम बात करते हैं, अभी का जो मौसम है जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि पाले से कैसे हमें बचाव करना होगा, इस बारे में और आपको जानकारी देंगे। लेकिन दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मेरे खेत में पहले मटर लगाया था मैं जी। तो उससे मोते के से वो खराब हो गई पूरी फसल। मोता घास आता है वो पूरा हो गया उसमें। अब मैं टमाटर लगाना चाहता हूँ लेकिन फिर वो गया पूरा ही जो मोता घास। तो खरपतवार की यानी समस्या आप बता रहे हैं? हाँ जी सर। खरपतवार की समस्या है आपके खेत में? हाँ, मोता घास की समस्या है। उस जमीन में से कैसे निकालूं उसको, क्या करूं? मेरे पास कोई समझ नहीं है। मैंने कॉल सेंटर पे भी किया था लेकिन उसकी कोई समस्या नहीं है अभी तक। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर मीना, पहले इन्होंने मटर की फसल लगाई लेकिन वहां भी खरपतवार, और टमाटर का सोच रहे हैं लेकिन खरपतवार है कि वो खेत से जाता ही नहीं, ऐसे में क्या किया जाए? बिल्कुल क्षेत्रमल जी, आपका सवाल बहुत ही वैलिड है। क्योंकि मुकुल जी क्या होता है, खरपतवार कई तरह के होते हैं। जो ये बात कर रहे हैं मोथे की, मोथा एक ऐसा बहुत नॉक्सियस वीड है जो जाता ही नहीं खेत से। क्योंकि इसमें क्या है कि ये बार बार इसकी जो जड़ें होती हैं, जो गांठ होती है इसकी, उससे फूटान ले लेता है ये, तो कंप्लीट ये खत्म होता ही नहीं है। तो अब इन्होंने कहा कि हमने मटर लिया, उसमें मोथा बहुत है इसलिए मटर नहीं ले पाए हैं और अब टमाटर करना चाहते हैं। तो क्षेत्रमल जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो, जो हमारे जो हर्बिसाइड जो हमारे खरपतवार जो होते हैं इस तरह के, कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जिनको हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, चाहे वो हाथ से कर लें या कोई दवाई डाल दें, रसायन डाल सकते हैं, हर्बिसाइड डाल सकते हैं। लेकिन जो मोथा है ये बहुत ही हार्डी एक वीड है, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मैं आपको 2-3 प्रबंधन की चीज बताऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास समय भी बहुत कम है, क्योंकि टमाटर आप लगाना चाहते हैं। तो अगर आपके इसमें मटर नहीं है और आप बिल्कुल इसका खात्मा करना चाहते हैं, तो एक तो ये कह रहे कि जब खाली खेत आपका रहे तो उस समय आप गहरी जुताई करें और मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, जिससे क्या है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो बाहर आ सके और उसको एक्सपोज बाहर करके और उसको इकट्ठा करके बाहर निकाला जा सकता है। और ये भी जरूर कि उचित समय पे हम देखिए जो अलग अलग कृषि कार्य हैं वो कर सकें, जैसा डॉक्टर मीना ने बताया कि अभी क्योंकि समय जो है उसका भी हमें ख्याल रखना होता है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, गणेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका गणेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो गणेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? दर्शक हमारे साथ जी। आम के पेड़ के पाले से कैसे बचाएं? आम को कैसे पाले से बचाया जाए, इस बारे में मैं चाहूंगा डॉक्टर मीना आप हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी दें। देखो, पाला एक ऐसा एक मतलब इस तरह से एबायोटिक स्ट्रेस होता है ये जी, तो वो सभी फसलों को प्रभावित करता है जी, चाहे वो हमारी एरेबल क्रॉप्स हो, चाहे वो बागवानी फसलें हों या फिर नर्सरी में हो। क्योंकि ये सभी अगर ज्यादा पाला गिरता है तो ये सभी कोई भी फसल हो कम ज्यादा नुकसान नहीं करता है। और खास करके मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका जो मसूर है, चना है, मटर है, सरसों है, और ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, आम के हों या फिर और भी कई तरह की जो आपकी बागवानी है उनके छोटे पौधे होते हैं, उन पर ही ज्यादा असर करता है। तो अगर आपने आम लगाए हुए हैं, अगर आम छोटे हैं तो उनको बिल्कुल आपको बचाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो दिसंबर का जो महीना आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इस बार अक्टूबर से ही सर्दियां पड़ना शुरू हो गई है, तो हम इस तौर पर कह सकते हैं कि आने वाला जो दिसंबर है वो बहुत ही ठंडा होगा और मौसम हो सकता है, और टेम्परेचर जो है वो बिलो 0 डिग्री भी जा सकता है। और हमेशा जाता ही है कई जगह, उत्तरी भारत में कई जगह 0 डिग्री जाता है, इवन राजस्थान में भी जाता है कई जगह। तो आपने बिल्कुल सही समय पर ये बात कही है कि आपके आम के पौधे हैं और मेरे ख्याल से वो छोटे होंगे अभी। क्या किया जाए उनको बचाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास घास फूस होगा और या फिर जो कूचा होता है, सैकरम मूंजा हमसे बोलते हैं साइंटिफिक नेम, जो मूंजा उगता है, हमारे जो खेत है उनके डोलियों पे मूंजा होता है, कूचा होता है, उसको आप काट करके और 3 साइड आप बिल्कुल आपके जो पेड़ है उनमें लगा दीजिए और उसको बांध दीजिए। तो चारों तरफ से अगर आप उसको ढक देंगे पौधे को, तो उसमें क्या है कि जो आपका जो पाले का प्रभाव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, पड़ेगा नहीं जी। एक यानी सुरक्षा कवच देखिए जो पौधा है उसको हमारे मिल जाता है, और इस तरह की क्रियाएं करना बेहद जरूरी, जिससे हमारा जो फसल है वो ज्यादा प्रभावित ना हो पाले से। फिलहाल हमारे साथ सहदेव जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका सहदेव जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। हमने जानकारी के लिए ड्रैगन फ्रूट के लिए
जी इसका कहीं भी विशेष तौर पे ट्रेनिंग दी जाती है क्या? चलिए, बिल्कुल। पटना बिहार से सहदेव जी जानना चाह रहे हैं डॉक्टर कुंदन, जो ड्रैगन फ्रूट है इसकी खेती कैसे की जाए, कहाँ से इसके लिए प्रशिक्षण मिल सकता है और कैसे जो बीज वगैरह की उपलब्धता है वो किसानों को हो पाती है? जो ड्रैगन फ्रूट की खेती है उसके लिए हमें कुछ चीजों की बड़ी जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ट्रेनिंग सिस्टम हमारी अच्छी होनी चाहिए। सिंगल पोस्ट हेड सिस्टम ट्रेनिंग हमारी बहुत जरूरत है होना। उसके बाद जो अच्छे पौधे हैं वो किसी रिसर्च स्थान से ही प्राप्त करें, क्योंकि उसमें कुछ जो है उसमें आपकी एक जिसको कहते हैं ऑथेंटिसिटी बनी रहती है जी। और मैं किसान भाइयों से यही कहूंगा कि लाल कूदे का जो ड्रैगन फ्रूट है उसको ज्यादा कोशिश करें जी। चलिए, ड्रैगन फ्रूट आप देखें जून से लेके लगभग अक्टूबर लगभग 5 महीने तक ड्रैगन फ्रूट की फलन होती है जी। इसलिए इसकी खेती अच्छे से करें किसान भाई। और 1 एकड़ में लगभग 500 लगभग ट्रेनिंग सिस्टम की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें 2000 प्लांट लगाए जा सकते हैं जी। साथ में। बिल्कुल, और ये जरूरी जैसे आपने कहा कि जो प्रशिक्षण है वो जरूर ले लें, ट्रेनिंग जरूर ले लें। 1 एकड़ क्षेत्र में करीब 500 खंभे और हर एक खंभे पे 4 पौधे जो हैं वो आप लगा सकते हैं, यानी करीब 2000 पौधे रहेंगे। इसके बाद अच्छा फलन आपको मिल सकेगा। फिलहाल नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। ठंड का इस समय मौसम है जी। कोयला पाले की घड़ी आने वाली है, तो ऐसी दशा में हमें जो नई नर्सरियाँ तैयार, प्याज का ब्यारण है, टमाटर का ब्यारण है, मिर्चा का ब्यारण है, जो नई चीजें हम तैयार कर रहे हैं, तो इससे पाले को किस प्रकार से बचना। अगर पानी लगाते हैं तो ज्यादा हो जाता है या कम लगाते हैं तो दिक्कत होती है, तो हमें कौन से एहतियात बरतने चाहिए? चलिए, बिल्कुल। जो हल्की सिंचाई है वो एक विकल्प बताया जाता है डॉक्टर मीना, और ऐसे में किस तरीके से उसका भी हमें ख्याल रखना होगा, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल नंदस्वरूप जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। देखो, पाला है जो नर्सरी में भी प्रभावित करता है फसलों को, और जब खेत में खड़ी होती है फसलें तब भी करता है। तो मैंने बताया कि कुछ फसलें ऐसी होती है जो पाले के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यानी कि अगर पाला गिरेगा तो उनमें ज़्यादा नुकसान होगा। कुछ फसलें ऐसी होती है उनमें कम नुकसान होगा। नुकसान तो दोनों में होगा, लेकिन कुछ में कम कुछ में ज़्यादा। तो अब जैसे नंदस्वरूप जी बोल रहे हैं कि जैसे उनके यहाँ मटर भी है, चने भी हैं, और भी फसलें उन्होंने उगाई, नर्सरी में भी लगा रखी हैं। तो देखो, आपने जैसे बताया कि सिंचाई हम बताते हैं ज़्यादातर, तो ऐसा लगे आपको कि आज शायद हो सकता है पाला गिरे, तो उस समय आप कर क्या सकते हैं? आपके पास ऑप्शंस कई हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है, ट्यूबवेल है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है, तो उसकी आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो सरफेस, जमीन का जो सरफेस होता है, और यानी कि जो आपकी जो फसल है उसके नीचे का जो सरफेस होता है वहाँ का तापक्रम बढ़ जाएगा, तो पाले का प्रभाव उस पर नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि पहले किसान भाई क्या करते थे कि उनके पास पूरा क्रॉप रेजिड्यू पड़ा रहता था और उसको जलाते थे, लेकिन उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, और भी सलाह नहीं दूंगा, जो और सावधानियां हैं वो भी आपसे हम जानेंगे किस तरीके से पाले का बचाव हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आप अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं और साथ ही हमारे जो किसान हैं आम, अनानास या ड्रैगन फ्रूट की खेती किस तरीके से और लाभकारी बना सकते हैं। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हैं राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका राजकुमार जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार, क्या जानना चाह रहे हैं? सर ये जानना चाहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट के जी पौधे या बीज कहाँ से प्राप्त करें, ये हमें लगाना है, हमें बहुत जरूरी है साहब। चलिए बिल्कुल, बहुत जल्दी है, जल्दी से आपका जो सवाल है उसका जवाब लेते हैं डॉक्टर कुंदन से। डॉक्टर कुंदन, कहाँ से जो पौधे हैं वो मिल सकते हैं और क्या उचित समय इनको लगाने का? थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है जी राजकुमार, ये डॉक्टर कुंदन जानना चाह रहे हैं राजकुमार जी कि जो पौधे हैं ड्रैगन फ्रूट के कहां से मिल सकते हैं लगाने के लिए और उचित समय क्या है इनको लगाने का? हाँ, ड्रैगन फ्रूट के जो पौधे हैं अब देखें, जो मैं तो उड़ीसा से बोल रहा हूं, जैसे हमारा केंद्र है यहाँ से भी ड्रैगन फ्रूट पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं जी। बेंगलोर से IHR से भी प्राप्त किए जा सकते हैं जी। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटी हैं, आसपास की यूनिवर्सिटी हैं, वहां से मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसान भाइयों से कि क्वालिटी के प्लांट उपलब्ध वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी आसपास के यूनिवर्सिटी है, जहां तक लगाने का उचित समय है मैं यही कहूंगा कि बरसात के समय को चुने। तो ड्रैगन फ्रूट को लगाने के लिए जब मानसून सीजन शुरू हो उस समय ड्रैगन फ्रूट का पौधा को लगाने से बेहतर हो। जी बिल्कुल, बागवानी के लिहाज से देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है जो हम बोलते हैं मानसून के बाद का, और उसमें हमारे जो किसान हैं बागवानी की खेती करते भी हैं। और अगर राजकुमार जी आपको लगता है कि जो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहां जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। और समय का आपको ख्याल रखना होगा, अब समय जो है वो निकल चुका है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार और आप करें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से। रवि जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो रवि जी, आवाज मिल रही है आपको? सर ये ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानना चाहते हैं। हेलो जी, इसकी खेती आप करना चाहते हैं? सर ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए बिल्कुल डॉक्टर कुंदन, रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से और ये भी जानना चाह रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती जो किसान हैं वो कैसे कर सकते हैं और कितना, मैं चाहूंगा आप इसमें बताएं कि किस तरह का लाभ जो है वो एक किसान को मिल सकता है इसमें। हाँ, मैं रवि जी से ये कहना चाहूंगा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र के लिए बहुत उचित है। और जैसा मुझसे कहा गया कि अगर 1 एकड़ के हिसाब से हम देखें तो लगभग सभी चीजों को देखते हुए 5 लाख रुपए का खर्च होता है, जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट करते हैं, जो शुरू में लग जाता है 5 लाख रुपए। इसमें ट्रेनिंग सिस्टम में लगभग 3 लाख रुपए लगते हैं, इरिगेशन सिस्टम में लगभग 1 लाख रुपए लग जाते हैं और मल्चिंग और दूसरी चीजों में भी 1 लाख रुपए लगते हैं जी। लेकिन 3 साल के अंतराल के बाद एक किसान 1 एकड़ से कम 4 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसका मूल्य लगभग 80 रुपए से 100 रुपए किसान जो है वो बेच रहे हैं और मार्केट में 150 रुपए से 200 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। तो ये एक अच्छा मुनाफा देने वाला जो है फल है, इसे किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी मुनाफा जो है देखिए किसानों को मिल सकता है, ना सिर्फ ड्रैगन फ्रूट से बल्कि आम या अनानास की खेती भी अगर आप करते हैं। फिलहाल यहाँ डॉक्टर मीना आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो पाले का असर हमारी फसलों पर होता है, क्या प्रभाव उसका हम देखते हैं और कैसे इसको समझा जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर तापमान में गिरावट आती ही है, सर्दियों में शीतलहर भी चलती है, लेकिन इनके बीच में जो एक वैज्ञानिक अंतर है कैसे वो किसान कर सकता है? बिल्कुल, देखो पाले का जो मैकेनिज्म है, आप जानते हो कि अभी रबी का मौसम चल रहा है और सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी तापमान गिर जाता है। तो जब तापमान लगभग 0 के आसपास आ जाता है तो ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें साइंटिफिकली क्या होता है कि एक्चुअली पाला होता क्या है जी, आपको पता है कि पौधों में 95% से ज़्यादा पानी होता है। फ्रेश वेट अगर उसका करेंगे हम लोग तो उसमें 95 से लेकर 98% तक पानी होता है जी। और विशेष करके जो टेंडर लीव्स होती हैं या मतलब जो बढ़ती हुई आपकी टहनियाँ हैं जी, उनमें पानी की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो आपको पता है जब पानी अगर 0 डिग्री पर आ जाएगा पानी का तापक्रम, तो वो पानी न रह के वो बर्फ बन जाएगा। जब बर्फ बन जाता है तो बर्फ का आयतन ज़्यादा हो जाता है, वो पानी जो होता है वो बर्फ के रूप में अगर बन जाएगा
तो उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो नाजुक जो कोशिकाएं हैं वो फट जाती हैं। जब कोशिका फट जाएंगी तो वो डैमेज करेंगी, आपके पौधों को डैमेज करेंगी। तो यही एक स्थिति होती है, इसी को हम पाला बोलते हैं। और इसकी जो खास विशेषता यह है कि आप समझे कि पाला कब पड़ सकता है। देखिए, वैसे पाला किसी भी महीने पड़ सकता है, नवंबर से लेकर जनवरी तक। ये डिपेंड करता है कि आपका मौसम किस तरह का है। कुछ कंडीशंस होती हैं वेदर की, वो वेदर कंडीशन को आपको समझना होगा कि जैसे अगर दिन में मौसम साफ रहेगा, दिन में काफी अच्छी धूप रहेगी और हवा बिल्कुल लगभग बंद हो जाएगी, और शाम के समय लगभग 5 से लेकर 6 बजे के बीच में अगर तापक्रम एकदम से डाउन हो जाता है और आपको लगता है कि ये तापक्रम बहुत डाउन हो गया, तो ये मान के चलिए कि आज पाला गिरने की पूरी संभावना है। तो उस स्थिति में किसान भाइयों को कई तरह के प्रबंध करने चाहिए कि जैसे मैंने आपको बोला, एक तो हमारे पास अगर सिंचाई है तो ट्यूबवेल का ही पानी यूज करें, बाहर का नहीं, ऊपर का पानी नहीं। ऊपर का पानी का जो तापक्रम होता है वो तो लगभग उसके बराबर हो जाएगा, लेकिन जो ट्यूबवेल का पानी है, यानी कि जमीन के अंदर से जो पानी आएगा, उसका तापक्रम थोड़ा डिफरेंट होगा। उसकी वजह से आपकी जो फसल है उसका तापक्रम बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि जैसे मैं बात करूं रेनफेड एरियाज की, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो वहां पे हम एक केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए किसान भाइयों को बोलते हैं। तो वो हमारे पास केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी गंधक का तेजाब जो होता है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जो उसकी मात्रा जो होती है वो 0.1%, यानी कि अगर 1000 लीटर पानी आपके पास है तो उसमें 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, तो उसका छिड़काव कर देंगे तो तापक्रम आपकी क्रॉप का बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बेहतर विकल्प देखिए पाले से अपनी फसल को बचाने के लिए। और आइए एक बार फिर कर लेते हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका जगदीश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर जी, मैं ग्राम कांकरिया तहसील खातिया गांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से जगदीश से निवास कर रहा हूँ। जी जगदीश जी। जी, मेरा विशेषज्ञ महोदय जी से ये सवाल है कि मेरे खेत में आम का एक पौधा है, वो करीबन 10 से 12 साल का है जी। उसमें 2-3 साल से फल भी आ रहे हैं, लेकिन सर फल आते समय जब उसमें वो बनते हैं, फल का आकार जो मोर बनता है उसमें बंदे टाइप बन जाते हैं जी, और फल पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है, मतलब पूरा आम अच्छी तरह से नहीं आता है। तो इसके लिए मैं मुझे जानकारी चाहता हूँ कि उसमें पूर्ण रूप से फल आए। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर कुंदन जानना चाहेंगे आपसे, जगदीश जी का जो सवाल है, करीब बता रहे हैं 10 से 12 साल पुराना उनके यहाँ पेड़ है आम का और उस पर जो फल है वो भी आया, लेकिन अब जो फल का विकास है वो सही तरीके से नहीं होता, जिस तरह की उम्मीद हम करते हैं कि अच्छा फलन होगा, लेकिन फल की बढ़वार जो है वो नहीं हो पाती। क्या कोई कमी है पोषक तत्व की या कोई और वजह? एक बार फिर से थोड़ा प्रश्न पूछ लें, मुझे थोड़ा आवाज ठीक से नहीं आ रही। डॉक्टर कुंदन, जगदीश जी का सवाल है कि इनके पास एक आम का पेड़ है, करीब 10 से 12 वर्ष का हो चुका है और उसमें फलन भी हुआ है, करीब 2-3 साल अच्छा फलन इनको मिला, लेकिन अब जो फलन आता है, जो फल आता है, उसकी बढ़वार सही से नहीं हो पाती, उसका विकास सही से नहीं हो पाता। फल जो है वो आकार में छोटा रह जाता है या उसका आकार सही से बनता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे में क्या किया जाए? मैं यही बताऊंगा कि जो पोषक तत्व है आम में, वो पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उम्र के मुताबिक, अब कहां से बोल रहे हैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा जी कि लगभग आप 700 ग्राम नाइट्रोजन जी, 500 ग्राम फास्फोरस और लगभग 800 ग्राम जो है पोटासियम प्रति 10 साल का अगर पौधा है, ये हमें उन्हें उसमें देना है। और ये 2 बार में देने से अच्छा होता है। एक बार आप जो है जुलाई या अगस्त में दें और आधा हिस्सा फिर नवंबर में दें जी। तो जब तक हम पोषक तत्व नहीं देंगे तब तक जो है आम का फल छोटा होगा। और साथ में ये भी कहूंगा, जो भी पुराने अगर उसमें कुछ तना बचा हुआ है या कोई बीमारी से युक्त तना है, उसे भी कटाई छटाई करना बहुत जरूरी है आम के तोड़ने के बाद। ये 2 चीज करने से फल बेहतर हो जाएगा जी। यानी तुड़ाई के बाद भी देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए और उसका असर हम देखते हैं जब हमारा अगला फलन होता है। तो ये जानकारी होना बेहद जरूरी। फिलहाल डॉक्टर कुंदन, अभी जिन किसानों ने जो आम की बागवानी कर रहे हैं या अनानास की कर रहे हैं, उन्हें और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अभी जिस तरीका का मौसम बना हुआ है? अभी आप देखें बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इस समय जो है जिसको कहते हैं, इसे एक टर्म है फ्लावर बड डिफरेंशिएशन का जी। अभी आम जो है वो फूल के बनने का समय शुरू हो जाता है। जितना ठंडा गिरेगा उस समय फूल बनना शुरू हो जाता है। एक तो जो पोषक तत्व है उसका आधा भाग अभी आम में देना बहुत जरूरी है। दूसरा है, आम में अभी थोड़ा कीटनाशक का भी जो प्रकोप आता है, उसके लिए जो भी सिस्टमिक
पेस्टिसाइड है उसका प्रयोग एक बार जरूर किसान भाई करें, ताकि फल जो है बहुत अच्छे से हो। और कहीं ये भी कोशिश ये करें कि सिंचाई ज्यादा नहीं करें आम में अभी, क्योंकि थोड़ा सा जब तक जमीन सूखा नहीं होता है तब तक फल फूल जो है बेहतर नहीं होता है। ज्यादा सिंचाई करने से फूल घटित होता है, कम सिंचाई या नहीं सिंचाई देने से फल अच्छा आएगा। पोषक तत्व का प्रयोग करें और कीटनाशक का प्रयोग करें। चलिए, संतुलित मात्रा में यानी जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसका ख्याल हमारे जो किसान हैं उनको रखना होगा, जिससे अच्छा फलन जो है उनको मिल सके। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और किस तरीके से किन बातों का ख्याल रख के आप अपनी फसल जो है ना सिर्फ उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, फलन बढ़ा सकते हैं, साथ ही पाले से कैसे बचाएंगे, सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं रबी फसलों का आप पाले से कैसे बचाव कर सकते हैं, और साथ ही आम, अनानास या ड्रैगन फ्रूट की अगर आप खेती कर रहे हैं तो इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, ऐसा है कि हम अनानास लगा रखे हैं और हमारे यहाँ बलुई मिट्टी है जी। प्राकृतिक जो है खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी उत्पादन सही नहीं मिल पा रहा है। क्या करें, कुछ बचाव और बताइए कैसा? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर कुंदन आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से, और अनानास की ये खेती करते हैं, लेकिन जो उपज है, जो पैदावार है वो अच्छी नहीं मिल पा रही। प्राकृतिक खेती का भी उसमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक खाद जो है उसका भी ये मिश्रण रखते हैं। किस तरीके से इनको और फायदा मिल सकता है, जो उपज है उसमें इजाफा हो पाएगा? फिलहाल यहाँ आवाज जो है कि हमारे पास तक नहीं पहुंच रही। डॉक्टर कुंदन की जी। डॉक्टर मैं कुंदन, ये पूछ रहा था जी। हाँ, ये प्रश्न अनानास से संबंधित है ना? जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि अनानास के अच्छे उपज के लिए जी सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको रेस्ड बेड करना। जब तक हम थोड़ा ऊंचा जमीन करके अनानास नहीं लगाएंगे तब तक उसका जो जड़ है वो बहुत अच्छे से विकसित नहीं होता है, तो अनानास का फल छोटा हो जाता है। पहली चीज ये है जी। दूसरी चीज क्या है अनानास में कि इसमें मल्चिंग की व्यवस्था एकदम होनी ही चाहिए, नहीं तो जो खरपतवार हैं उसके कारण अनानास की पैदावार बहुत घट जाती है। और तीसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा गर्मी में
अनानास के पौधे प्रभावित होते हैं। इसलिए कोई न कोई पार्शियल शेड की व्यवस्था अगर गर्मी के दिनों में की जाए तो अनानास की खेती बहुत अच्छी होती है। इस चीजों का अगर ध्यान किसान भाई रखेंगे तो निश्चित रूप से अनानास की खेती बहुत अच्छी होगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो उपज है वो बढ़ सकती है अनानास की खेती की, और साथ ही जो हमारी उपज है वो प्रभावित होती है पाले से भी, जिसके लिए बचाव के लिए आपको लगातार हम बता रहे हैं। यहाँ डॉक्टर मीना, अगर खासतौर से हमारी सब्जी फसलों में आलू की अगर हम बात करें, इस पर काफ़ी ज़्यादा असर माना जाता है पाले का। क्या यहाँ भी संभावना है कि हमारे किसान अपनी फसल को बचा सकें? बिल्कुल, फसल तो कोई भी वो बचा सकता है किसान भाई, और आपने सही कहा कि आलू पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। और उत्तरी भारत में जब हम आलू पैदा करते हैं, क्योंकि आलू का मौसम यही होता है जी, और ये पाले की चपेट में जल्दी आता है, क्योंकि इसका जो पौधा होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, और इसके पौधे में पानी की मात्रा भी और दूसरे पौधों की बजाय ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसका जो टिश्यू होता है वो भी थोड़ा सा कमज़ोर होता है जी, और इसका जो मेन इसका जो फ्रूट है वो तो नीचे आता ही है। तो मेन चीज़ ये है कि आलू हमारे पूरे उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में बोया जाता है जी, और इसमें इसका प्रभाव बिल्कुल देखने को मिलता है। कभी कभी तो किसान भाइयों का पूरा खेती चौपट हो जाता है जी। डॉक्टर मीना, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल जल्दी से ले लेते हैं। हेलो, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं विजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? ब्रिजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी ब्रिजेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए क्या उपाय करें? चलिए बिल्कुल, सरसों की फसल को कैसे हम बचाव कर सकते हैं पाले से, डॉक्टर मीना? हाँ बिल्कुल, देखो मैंने पहले ही बोला था कि आलू है, सरसों है, चना है, मटर है, मसूर है, ये फसलें ऐसी होती हैं, ये ज़्यादा नाजुक होती हैं और पाले का जो प्रभाव है इन पर ज़्यादा होने मिलता है। तो किसान मैंने पूछा कि सरसों में पाले से कैसे बचा जा सकता है, तो मैंने बता दिया कि पाले की जब आने की स्थिति है तो वो आपको समझना होगा जी। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपको लगता है कि आज पाला आएगा तो उसके 2-3 उपाय मेरे पास है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर पहला उपाय तो ये है कि अगर आपके पास पानी है ट्यूबवेल का जी, ग्राउंड वाटर है, तो आप बिल्कुल हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और पानी अगर नहीं है तो मैंने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसको हम गंधक का तेजाब बोलते हैं। उसकी जो मात्रा है वो 0.1% की मात्रा हम डालते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलता आपको तो हमारे पास दूसरे भी केमिकल होते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड करके केमिकल होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। उसकी मात्रा 75 ग्राम मात्रा को लेकर के और 1000 लीटर में आप उसको मिला सकते हैं। 1000 लीटर पानी में उसको मिला सकते हैं, और उसको मिलाने के बाद आप पूरी फसल पर आप ये छिड़काव कर देंगे तो आपकी जो फसल है उसका तापक्रम बढ़ जाएगा, उसका सरफेस का तापक्रम बढ़ जाएगा चारों तरफ का, और आपकी फसल पाले से बच जाएगी। लेकिन जो पुरानी पद्धति में बोल रहा था पहले भी कि किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे हवा जिस साइड जाती है तो उस साइड में वो लोग धुआं कर देते हैं, विपरीत दिशा, हाँ जैसा अनुकूल दिशा में। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली पानी वो जो आपका क्रॉप रेजिड्यू है उसको जलाने से आपका नो डाउट आपका जो ओवरऑल सरफेस है आपका खेत का उसका तापक्रम बढ़ जाता है, लेकिन उसमें पोल्यूशन होता है। तो हम किसान भाइयों को यही कहेंगे कि इस तरह से प्रैक्टिस ना अपनाएं, और हो सके तो आप मल्चिंग कर सकते हैं। जो रेजिड्यू आप जलाएंगे उसको पहले से ही अगर आप खेत में डाल के रखे हैं, सरसों के खेत में डाल लो या चने के खेत में डाल लो, जब हम सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं, तो बुआई के 7-8 दिन बाद ही हम पुआल बिछा सकते हैं। अगर हमारे आसपास में जो फार्म है, हमारा फार्म में जो क्रॉप रेजिड्यू है, जितने भी पराली वगैरह जो भी है पड़ी है, उसको आप उनके लाइन के बीच में बिछा सकते हो। तो अगर ऐसे कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी जो फसल है, चाहे सरसों हो, चाहे चना हो, चाहे मटर हो, चाहे मसूर हो, उसमें बिल्कुल पाले का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्चिंग है जो तापक्रम को बढ़ा रखती है। बिल्कुल, देखिए आप अवशेष को अगर आग के हवाले कर देते हैं ये सोच के कि आपको पाले से बचाव हो सकता है, उससे बेहतर कि उस अवशेष को जो फसल है उसके ऊपर किसी तरीके से आप ढक कर रख दें, जिससे पाले का जो असर है वो कम हो सके। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका। दिनेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे हमारे आलू है अपने जी सर, आलू में अभी फूल अवस्था है सर, उसमें पर मच्छर दिख रहे हैं, तो वो सर कीटनाशक उसमें स्प्रे करेंगे तो दिक्कत तो नहीं है, उत्पादन पे फर्क तो नहीं पड़ेगा सर? और जो खाद उनके बारे में जानकारी चाहिए हमको कि अभी पुष्पन की अवस्था आप बता रहे हैं, फूल आ रहा है अभी? जी हाँ, आलू में फूल आ रहे हैं अभी। जी देखिए, ये प्रॉब्लम क्या है बता रहे हैं, इसमें कोई जो कीट है वो नजर आ रहा है आलू की फसल में। हमको रक्षा मिले, कोई कीट नजर आ रहा है? कीट है उसके ऊपर? जी, कीट मतलब आपकी जो फसल है आलू की, इसकी पत्तियों को खा रहा है क्या? क्या मतलब सब देखने को मिल रहा है?
पत्तियों पर असर है या तने पर दिनेश जी असर है? का सवाल जहां तक हम समझ पाए हैं बता रहे हैं कि जो आलू की फसल है उसमें पुष्पन अवस्था है, फूल उसमें आ रहा है और उसमें जो कीट है वो कोई दिख रहा है, तो क्या किसी कीटनाशी का इस्तेमाल अभी करना ठीक होगा या नहीं? देखिए, फूल अवस्था में हम जनरली किसान भाइयों को बोलते हैं कि इस समय कोई खरपतवार, कोई भी मतलब आप केमिकल या कोई भी रसायन न डालें, क्योंकि फूल जब आता है तो उस समय काफी प्रभावित पौधा होता है, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है, बहुत ही सेंसिटिव अवस्था होती है जी। लेकिन इसमें क्या है कि इस समय अगर कीट आपका ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि कीट किस तरह का है और कितना वो नुकसान पहुंचा रहा है। जरूर नहीं कि आप केमिकल का इस्तेमाल करें जी, तो केमिकल का इस्तेमाल न करके आप और भी उपाय कर सकते हैं जी। बिल्कुल, देखिए रसायन का जो इस्तेमाल है वो अंतिम विकल्प पे आपको करना होगा। प्रति जो पत्तियां हैं वो आप देख लें कि कितने वहां पर आपको कीट नजर आ रहे हैं। उससे पहले भी कई और विकल्प हैं, जैविक विधियां हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक रूप से भी आप इन कीटों की जो रोकथाम है वो काफी हद तक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ लगातार हम बात कर रहे हैं आम, अनानास और ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर भी। दर्शक जो हैं लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। जितेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी, जितेंद्र जी। सर नमस्कार, मैं पूछना चाह रहा सर, मैंने आम के पौधे लगा रखे हैं 300 प्लांट जी, लेकिन उन पे दाने बनते हैं लेकिन वो टिकते नहीं है। फूल आने के बाद जो दाने बनते हैं वो दाने बनने के बाद टिकते नहीं है, वो गिर जाते हैं। चलिए बिल्कुल, यानी जो फूल है वो क्या स्प्रे कर सकता हूँ जो वो दाने टिक जाए उसको? जी, जो फूल है वो अच्छे से आता है लेकिन उसके बाद जो फल लगने की बारी आती है तो उतना अच्छा नहीं होता फलन। जी जी। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर कुंदन, क्या जानकारी देना चाहेंगे? जितेंद्र जी मंदसौर मध्य प्रदेश से, उनकी ये समस्या है कि आम का जो पौधा है उनका पुष्पन तो उसमें अच्छा होता है लेकिन जब फल की एक उम्मीद रहती है तो फलन उतना अच्छा नहीं होता और जो छोटे छोटे जो फल लगते हैं वो टूटकर गिर भी जाते हैं। उनका प्रश्न आम से संबंधित है? जी जी। अच्छा, आम में उनका फलन का एक समस्या है, ये है प्रश्न आपका? जी, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं पड़ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। जी कुंदन जी, यही जानना चाह रहे हैं कि जो पुष्पन अच्छा है लेकिन फलन अच्छा नहीं है। एक तो जैसा मैं पहले भी बताया कि पोषक तत्व का हमेशा अच्छे से प्रयोग करें और साथ में बोरोन का भी प्रयोग जरूर करें पौधे में, चाहे वो आप जड़ में दें 250 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से या फिर स्प्रे भी कर सकते हैं जी। दूसरी बात है कि जब फूल शुरू हो ना तब उसमें भी आप इविजा का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि रोकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपन के प्रभाव से फल होता है जी। दूसरा फल लग जाए तो कोई ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्लांटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं 0.4 ml पर लीटर के हिसाब से, ताकि फल का गिरने का जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑर्गन का प्रयोग कर सकते हैं, बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं और जड़ में पोषक तत्व का प्रयोग करें ताकि फल बेहतर होगा। जी बिल्कुल, ये बेहद जरूरी। देखिए जो किसान हैं तमाम जो सावधानियां हैं उनको अपनाएं जिससे उनकी फसल जो है वो बेहतर हो और उनको फलन भी अच्छा मिल सके। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी राम जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जानना ये चाह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी के फसल को भी जो है बचाना जरूरी है पाले से। जी चलिए बिल्कुल, जानना चाह रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती पर किस तरह का असर हम देख सकते हैं पाले का, क्या वहां भी हमें बचाव करना होगा? नहीं, बिल्कुल देखो, बचाव तो हर जगह हर परिस्थिति में और हर क्रॉप के लिए करना होता है, लेकिन मैं बता रहा था आपको कि कुछ क्रॉप तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कुछ रेजिस्टेंट होती हैं, तो कुछ पर असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल आपकी स्ट्रॉबेरी आपने की होगी और ज़्यादातर आज के किसान भाई क्या है कि पॉली हाउस में भी करते हैं इसका खेती, टनल में करते हैं, तो पाले का असर मैं समझता हूँ स्ट्रॉबेरी में थोड़ा कम पड़ेगा अगर संरक्षित रूप से हम अगर संरक्षित खेती आप कर रहे हैं तो। और विशेष करके जब आप टनल में करते हैं तो उस समय भी कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि टनल में आप कर रहे हैं और पॉली हाउस में कर रहे हैं या फिर छोटे छोटे इसमें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो पॉलीथीन है उसको इस्तेमाल करने से क्या है कि आपका जो सोइल का सरफेस है, तापक्रम है, वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा और आपकी जो फसल है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको, अगर आपने ओपन फील्ड में कर रखी स्ट्रॉबेरी, तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मैं बात करूं, आजकल राजस्थान में इसका बड़ा वो चल रहा है कि यहाँ पे लोग स्ट्रॉबेरी बहुत कर रहे हैं और विशेष करके जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर है,
और फतेहपुर की साइड में जो एरिया है जी, यहाँ पे क्या है कि दिसंबर के महीने में बिल्कुल पाला अवश्य गिरता है और इवन अब तो नोटिस किया गया है कि -2 पे भी चला जाता है जी। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों को हर फसल पर जो छोटी फसल है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटी फसल होती है टेंडरिंग स्टेज में जो होती है उस पर पाला ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। तो अगर स्ट्रॉबेरी आपने ओपन फील्ड में की है तो बिल्कुल आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और आप तो चाहें तो स्ट्रॉबेरी की जो रो कतारें हैं उनके बीच में आप बिल्कुल पराली आप रख सकते हैं, मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। यानी शुरुआती चरण में देखिए हमारी जो तमाम जो फसलें हैं वो रहती हैं तो उन पे असर हम देख सकते हैं पाले का, लेकिन उनसे हमें बचाव ज़रूर करना होगा। उसके लिए अलग अलग विधियां हैं, ना सिर्फ हल्की सिंचाई हम कर सकते हैं और अगर ज़्यादा आपको संभावना लगती है तो रसायन का इस्तेमाल। लेकिन ये सारी जानकारी आप कृषि विशेषज्ञ से ज़रूर लें, आगे भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से रबी फसलों का बचाव कर सकते हैं पाले से, और साथ ही आम, अनानास या ड्रैगन फ्रूट की खेती के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अगर इन दोनों से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, इन दोनों विषय से संबंधित, तो आप भी हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुंदन जी का। डॉक्टर कुंदन, यहाँ जानना चाहेंगे आपसे, अगर खासतौर से हमारे किसान ना सिर्फ आम की जो खेती करते हैं, आपने बताया कि कौन कौन से ऐसी सावधानी है वो उनको रखनी होगी, लेकिन जो किसान पहले से कर रहे हैं, जिनका बाग जो है वो थोड़ा पुराना भी हो चुका है, वो क्या कौन से कृषि कार्य अभी कर सकते हैं? कुंदन जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए दोबारा आपका रुख हम करेंगे। फिलहाल संपर्क जो है कुंदन जी के साथ हमारा नहीं हो पा रहा है, और लगातार हम आपको बताने देखिए किस तरह का प्रभाव जो है वो पाले का भी होता है, और ऐसे में हमारे जो अलग अलग हमारी जो बागवानी की फसलें हैं उनमें असर देखते हैं। यहाँ डॉक्टर मीना जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हमारी जो दलहनी फसलें हैं, तिलहन की फसल की बात की जाए, बागवानी फसलों की बात की जाए, सबका असर हम देखते हैं, लेकिन क्या ऐसे में ज़रूरी यही कि जो किसान खासतौर से जैसे जो फूलों की खेती भी करते हैं, तो संरक्षित रूप से अगर खेती करेंगे तो पाले से काफ़ी हद तक बचाव कर पाएंगे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर किसान भाई जो फूलों की खेती है ये संरक्षित खेती के रूप में करते हैं और पॉली हाउस में इनके ग्रो करते हैं, तो वहाँ तो कोई असर आपको पाले का कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी टेम्परेचर इतना बढ़ा रहता है, तो वहाँ पाले का कोई असर होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसान भाई कोई भी फसल हो, अगर वो ओपन फील्ड में कर रहे हैं, चाहे वो आपके फ्लोरिंग प्लांट हो, चाहे आपके वो वेजिटेबल के प्लांट हो, चाहे आपके एरेबल क्रॉप्स हो, या फिर जो हमारे जो बागवानी के जो नर्सरी हो, छोटे पौधे हों,
इन सब पर पाले का प्रभाव देखने को मिलता है। और मैंने पहले बताया था आपको कि इन सब के लिए आपको ये देखना होगा कि पाला कब पड़ सकता है। किसान भाइयों को वैसे तो एहसास हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने बताया था आपको साइंटिफिकली, अगर आपको ये एहसास हो जाता है कि पाला गिरने की संभावना आज हो सकती है, तो उसमें बिल्कुल मैंने जो 3-4 उपाय हैं जो बताया मैंने आपको, वो आपको करनी चाहिए। और यानी मौसम की जानकारी इसमें से एक महत्वपूर्ण है। मौसम की जानकारी आपको पल पल यहाँ रखनी होगी जिससे आपको अंदाजा हो सके। फिलहाल डॉक्टर कुंदन, जानना चाहेंगे आपसे, आम, अनानास या ड्रैगन फ्रूट की जो खेती हमारे किसान कर रहे हैं, उन्हें और कौन सी ऐसी प्रमुख बातें जिनका ख्याल रखना होगा? आम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मैं बताऊं, वो एक तो पोषक तत्व का हमेशा ध्यान रखें, उसका सही तरह से पोषक तत्व को प्रयोग करें। जी। दूसरा है, जब फल आ जाते हैं, फल पकने के बाद हम लोग उसको प्रूनिंग कहते हैं। और जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं जो भी किसान, माने कम जगह में जिसको ज्यादा पौधे हैं, हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं जी, उसके लिए प्रूनिंग बहुत ही जरूरी है जी। हमेशा कोशिश ये करें कि जितने की लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास, 2 फीट के आसपास कम से कम प्रूनिंग करें पौधे को हर साल, और पोषक का प्रयोग करें। जितने भी बीमारी ब्रांच है उसको काटें, और सही से तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के साथ साथ जो हार्मोन का प्रयोग है उचित मात्रा में, और माइक्रोन्यूट्रिएंट से बोरोन, इसका प्रयोग करें, ताकि ये आम आपका चाहे वो हाई डेंसिटी हो या लो डेंसिटी, हमेशा ये अच्छे से फले और किसानों को ज्यादा जी। बिल्कुल, देखिए इन बातों का ख्याल हमारे जो किसान हैं उनको रखना होगा। और इसके साथ साथ ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि उनको ये सारी जानकारी कहाँ से मिल सकती है। इस बारे में डॉक्टर कुंदन और कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे जो किसान हमारे जानकारी लेना चाहते हैं, या अलग अलग बागवानी फसलों के लिए, या आम, अनानास या ड्रैगन फ्रूट के ही जो प्रशिक्षण की जानकारी लेना चाहते हैं, कहाँ से उनको ये सारी जानकारी मिल सकती है? अब आम की सबसे अच्छी जानकारी का स्थान जो है हमारा दिल्ली है। IRI जो डिवीजन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स हैं वो बेहतर जानकारी प्राप्त दे सकते हैं जी। फिर हमारा लखनऊ में केंद्र है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जी। ये दोनों इंस्टीट्यूट में अच्छे हैं, बड़े हैं, जहाँ की आम की बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और किसान भाई ये दोनों संस्थान का उपयोग कर सकते हैं अपनी जानकारी। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो ओडिशा के किसान हैं वो आपके पास भी जरूर पहुंचे, वहां भी अच्छी जानकारी जो है उनको मिल पाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ डॉक्टर कुंदन किशोर हमें बता रहे थे किस तरीके से आप अलग अलग जो आम, अनानास या ड्रैगन फ्रूट की अगर बात की जाए उनकी खेती कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि पाले से कैसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं, क्योंकि अभी का जो समय है, अभी नहीं तो शायद अगले हफ्ते सही ये इस तरह की समस्या किसानों के सामने रहेगी। लेकिन क्या इसमें, क्योंकि हमने बात की कि सिंचाई की जो है, क्या इसमें जो पोषक तत्व हैं उनका भी एक हम मान सकते हैं उनकी भी भूमिका है? सही समय पर अगर उन्होंने नहीं दिया तो कमजोरी शायद पौधे में ज्यादा रह सकती है। बिल्कुल, देखो मुकुल जी, वैसे फैक्टर है ये भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जी। और विशेष करके मैं इस साल की बात करूं, इस साल थोड़ा सा ठंड ज़्यादा होने की संभावना है जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्टूबर के महीने से ही, यानी कि मिडिल ऑफ अक्टूबर से ही सर्दी स्टार्ट हो गई है जी। और अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी जो तापक्रम जो होना चाहिए उससे काफ़ी नीचे चल रहा है। और जो आने वाला जो मंथ है दिसंबर का जी, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होने वाला ही है, यानी और जो पारा है उसमें संभावना पूरी है। तो दिसंबर का जो महीना है बहुत ही क्रिटिकल होगा, और जनवरी 15 तक ये क्रिटिकल रहेगा किसान भाइयों के लिए जी। तो मैं यही सलाह दूंगा किसान भाइयों को कि वो बिल्कुल आपकी फसलों को जाके फील्ड में देख लें। और आपने कहा कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी तो कुछ फसलें बहुत ही नाजुक अवस्था में, छोटी अवस्था में है, तो बिल्कुल ये भी फैक्टर है कि अगर कोई न्यूट्रिएंट की कमी रहती है तो फसल थोड़ी सी कमजोर रहती है। यानी अभी का जो समय है उसमें देखिए किसानों के पास भी समय है कि वो बचाव कर सकते हैं, अपनी फसल का पाले से बचा सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर एस एल मीना जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो जाना आज आपने कैसे अपनी जो फसल है उसको पाले से बचा सकते हैं। बचाव हो सकता है लेकिन कुछ सावधानियां अपनाकर। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिससे पहले से ही आपने सवाल तैयार कर लें। कल बात करेंगे गाजर, मूली और शलगम की खेती की, और साथ ही आपको जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com।
साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। उसके लिए आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, जहां पर जाकर आप अपना सवाल या सुझाव लिख सकते हैं। कोई समस्या है तो वो साझा कर सकते हैं। कोशिश हम करेंगे कृषि से संबंधित समस्याएं जो हैं उनका समाधान आपको जल्द से जल्द दिया जा सके। एक और विकल्प आप सभी के पास, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर है 1800111360। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अभी जो सारी जानकारी है ये आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी हेलो किसान के माध्यम से अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।